देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब कोई दो बॉडीज है, एक तरह से ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन इसको कहा जा सकता है। दो बॉडीज है, एक का मास है m1, एक का मास है m2, और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है r। तो सीधी सी बात, हमें पता है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, एक दो पर लगाएगा, दो एक पर लगाएगा। तो F12 वन पर लगा रहा है 2, और F21 हेलो। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो इंट्रैक्शन एनर्जी भी कहलाएगी एक तरह से, तो ये होती है U इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2/r, -G m1 m2/r। ये इसका पहला फॉर्म हो गया। अगर इसको दूसरे तरीके से मैं लिखूं, इफ अ बॉडी of mass m, if a body of mass m at height h relative to surface of the earth, relative to surface of earth, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी उस केस में होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी इस केस में जो एनर्जी दी जाती है ये होती है U इक्वल्स टू mgh/1 + h/r। ये याद रखना भाई, mgh/1 + h/r। यदि हम ये कहें कि h <r है, स्पेशल केस इसके बना ले कि इफ h <r, तो उस केस में क्या होगा, U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mgh। इस केस में क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू mgh इफ h <r। और जो R है इस केस में, ये R जो लिखा हुआ है, ये R है रेडियस ऑफ द अर्थ। एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, और उस स्प्रिंग एनर्जी को हम शो करते हैं U इक्वल्स टू हाफ kx²। स्प्रिंग एनर्जी को हम शो करते हैं U इक्वल्स टू हाफ kx²। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है a long spring is stretched, a long spring is stretched by 2 centimeter, stretched by 2 centimeter, its potential energy is U, its potential energy is U if the spring is stretched, if the spring is stretched by 10 centimeter, the potential energy stored in it will be ऑप्शन ए है U/25, ऑप्शन बी है U/5, ऑप्शन सी है 5U, और ऑप्शन डी है 25U।
u2 ओवर u1 इक्वल्स टू हो जाएगा x2 ओवर x1 स्क्वायर। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा u2 ओवर u1, ये होगा 10/2 और इसका करना है अपने स्क्वायर। तो यहां से u2 की वैल्यू आ जाएगी 25u, जो कि है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर इज stretched initially by 5 centimeter from the unstretched unstretched position, then the work required to stretch it further by another 5 centimeter is ऑप्शन ए है 6.25 न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी है 12.50 न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है 18.75 न्यूटन मीटर और ऑप्शन डी है 25.00 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन में बोला गया है स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है के, तो उस के की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻³ इनिशियली वो 5 सेंटीमीटर तक था, देन द वर्क रिक्वायर्ड टू 5 यानी कि टोटल हो गया 10। तो वर्क जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 10⁻³ और ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10⁻⁻² और 5 इंटू 10⁻⁻²। और इसका स्क्वायर करना है आपको, स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करना है। करना सॉल्व, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सी आंसर आ जाएगा 18.75 आंसर जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 18.75, जो वर्क आ जाएगा न्यूटन मीटर में, 18.75 न्यूटन मीटर। A rod of mass m and length L, rod of mass m and length L is lying on a horizontal table, the work done in making it stand on one end will be
1 and will be. ऑप्शन ए है mgl, ऑप्शन बी है mgl/2, ऑप्शन सी है mgl/4 और ऑप्शन डी है 2 mgl. इनिशियली ये जो हॉरिजेंटल टेबल है कोई, है ना, ये टेबल है, इसके ऊपर रॉड रखी है ऐसे, ये रॉड है, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 0, UI जो है 0 है. अब हमें इसको उठा के एक एंड के अबाउट रखना है, यानी कि मान लो इसको U ले जाओ तुम, तो इसको ऐसे रख लो, ऐसे यहाँ पे रखना है. तो अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कहाँ से काउंट होगी, इसके सेंटर पॉइंट से, सेंटर ऑफ मास से. तो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट हो गई है, अगर पूरे की लेंथ L है तो सेंटर ऑफ मास की यहाँ से हाइट कितनी हो गई, L/2. सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी हो गई, L/2. तो UF जो हो जाएगा, UF वो कितना हो जाएगा, mgl/2. कितना हो जाएगा, mgl/2. UF की वैल्यू mgl/2. तो वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgl/2 माइनस 0. तो आंसर कितना आ जाएगा, mgl/2. mgl/2 जो कि ऑप्शन है बी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ. ये फॉर्मूला जो मैं लिखवा रहा हूँ ये डेरिवेशन से आता है, तो डेरिवेशन तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मैं सीधा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ. वर्क डन इन पुलिंग अ चेन, वर्क डन इन पुलिंग अ चेन, पुलिंग अ चेन अगेंस्ट ग्रेविटी. अगेंस्ट ग्रेविटी, लेट सपोज ये कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई चेन रखी हुई है ना, ये चेन रखी हुई है इस टेबल के ऊपर, इसका कुछ हिस्सा जा रहा है नीचे, इसका कुछ हिस्सा जा रहा है कहां पर, नीचे. तो हमें इसको पुल करना है, पुल करना है यानी कि इसको खींचना है अपनी तरफ, पुल कर रहे हैं इसको. तो ये जो नीचे हिस्सा जा रहा है इसका, ये नीचे हिस्सा जो जा रहा है, ये लेंथ है इसकी L. तो इसको ऊपर खींचने के लिए जो टोटल काम करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, mgl, mgl/2n², mgl/2m². ऑफ चेन हैंगिंग, पार्ट ऑफ चेन हैंगिंग. प्लेस्ड on a frictionless table, on a frictionless table with one fourth of its one fourth of it hanging over the edge, hanging over the edge. Hanging over the edge, if the length of chain is 2 meter, if the length of chain is 2 meter and its mass is 4 kilogram, the energy need to spend, the energy need to spend to be spent to pull it back, to pull it back to the table is,
पुल इट बैक टू द टेबल इज। ऑप्शन ए है 32 जूल, ऑप्शन बी है 16 जूल, ऑप्शन सी है 10 जूल और ऑप्शन डी है 2.5 जूल। 2.5 जूल फॉर्मूला वही यूज करना है जो भी मैंने आपको बताया, W इक्वल्स टू एम जी एल ओवर 2n²। m की वैल्यू कितनी है 4 है, g की वैल्यू ले लो 10, l की वैल्यू 2 मीटर गिवन है, फोर्थ पार्ट है तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 जूल। तो सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 जूल। क्लियर है? ये लोग है ना जो पूरा पार्ट ये लिया हुआ है 1/n, ये जो n की वैल्यू मैंने 4 लिखी है तो इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना mgl/2n², तो ये लिया हुआ है 1/n, 1/n लिया हुआ है 1/n। तो 1/n में वैल्यू डाली है मैंने 1/4 और फिर उसका स्क्वायर किया है। समझ गए? आ गया समझ? चलो अब बात करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम दो तरीके से देखेंगे। एक बार जब हमारे पास केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट when we have only conservative force, we have only conservative force, जब हमारे पास केवल और केवल कौन से फोर्स हो? कंजर्वेटिव फोर्स हो। जब हमारे पास केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो उस केस में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है वो क्या होगा? K2 प्लस U2 इक्वल्स टू K1 प्लस U1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K2 माइनस K1 इक्वल्स टू U1 माइनस U2, है ना। K2 माइनस K1 इक्वल्स टू U1 माइनस U2 और K2 माइनस K1 माइनस कॉमन ले लिया, U2 माइनस U1 ऐसे भी लिख सकते हो। K का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, U का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको लिख सकते हो डेल्टा K माइनस डेल्टा U। तो ये बन सकता है डेल्टा K प्लस डेल्टा U इक्वल्स टू 0। तो ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो जब आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो उस केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यहां से क्या निकल रहा है? इनिशियल के प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, साथ में लगेगा माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या इसको ऐसे बोल सकते हो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज इन, इसको ऐसे भी बोल सकते हो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और इसको बोल सकते हो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग बोलने के तरीके हैं। अब फॉर्मूला ए की वैल्यू दे रहे हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, सब है एक ही चीज। इनको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, बोलने के अलग अलग तरीके हैं।
तो ये कब लगेगा? जब आपके पास कौन सा फोर्स होंगे? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स जिनके लिए एक लूप में किया गया काम जीरो हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये इनसे इनके लिए जो लूप में काम करेंगे तो उनके लिए वो वर्क डन जो है वो कितना आएगा? जीरो आएगा। और अगर हमारे पास कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जैसे कि फ्रिक्शन वगैरह हमारे पास कुछ अवेलेबल है, तो सेकंड केस इसका बनता है फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर बोथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, फॉर बोथ कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिखना हो तो उसके लिए हमारे पास जो ये फॉर्मूला बनता है वो बनता है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। मतलब यही वाली चीज जो है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल्स टू हो जाता है ये डेल्टा ई। और ये डेल्टा ई बराबर होता है डब्ल्यू एफ। डब्ल्यू एफ का मतलब होता है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। चलो इस पर एक दो प्रॉब्लम करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पावर को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, अ बॉय, अरे हैंग क्यों हो रहा है? अ बॉय इज सिटिंग, अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, ऑन अ स्विंग at a maximum height, at a maximum height of 5 meter, 5 meter above the ground. When the swing passes through, when the swing passes through, when the swing passes through the mean position, passes through the mean position, which is 2 meter above, which is 2 meter above the ground, 2 meter above the ground, its velocity is approximately, its velocity is approximately, ऑप्शन ए है 7.6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 9.8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 6.26 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है नन। हमें बोला गया है अ बॉय सिटिंग ऑन अ स्विंग एट अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर। तो स्विंग का मतलब है कोई पेंडुलम टाइप का झूला होगा। तो उसकी पहली पोजीशन है ये, तो ये कितनी हाइट पर है? 5 मीटर पर, 5 मीटर पर।
अबव द ग्राउंड व्हेन द स्विंग पासेस थ्रू द मीन पोजीशन विच इज 2 मीटर अबव। तो ये मीन पोजीशन से पास हो रहा है जो कि 2 मीटर पर है। अब ये है 2 मीटर पर, ये 2 मीटर। तो ये 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इन दोनों पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी को कंसीडर करो और आंसर निकाल दो। पॉइंट 1 पर एनर्जी, एनर्जी एट फर्स्ट, तो फर्स्ट पर कौन सी एनर्जी होगी? केवल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि शुरू में कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। और 2 पर जो एनर्जी होगी वो कौन कौन सी एनर्जी होगी? mgh2 प्लस उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, अब mv²। दोनों को आपस में करो इक्वल, तो mgh1 इक्वल्स टू mgh2 प्लस हाफ mv²। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे, यहां से m तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखो आप 10, h1 हो गया 5, 10 इंटू 2 प्लस v² अपॉन 2। तो ये हो गया 50 माइनस 20, 30। तो v² अपॉन 2 इक्वल्स टू 30, v² इक्वल्स टू 60, तो 7.6। तो v की वैल्यू आ जाएगी लगभग 7.6, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लगभग इसका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं पावर। पावर, पावर जो है वो क्या होता है? पावर ऑफ बॉडी, पावर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ विच, रेट ऑफ रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। तो रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन जो है यानी कि P को अगर हम लिखें, तो पावर जो है, पावर, पावर किसके इक्वल हो गई? W अपॉन टी, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। और ये जो पावर आती है इसको हम कहते हैं एवरेज पावर। ये जो पावर आती है इसको हम कहते हैं एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी हो, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी हो तो उसके लिए हम लिखते हैं dw अपॉन dt, dw अपॉन dt इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस पावर। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो dw है इसको मैंने लिख दिया f डॉट डी एस, f डॉट डी एस अपॉन डी टी। तो यहां से डी एस अपॉन डी टी जो है वो बन जाता है वेलोसिटी। तो यहां से पावर जो है वो f डॉट वी, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। पावर जो है फोर्स और वेलोसिटी की क्या बन जाता है? डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर हमें वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 5i माइनस 3j प्लस 6k कैप मीटर पर सेकेंड। और फोर्स की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो फोर्स की वैल्यू है 10i प्लस 10j प्लस 20k न्यूटन। तो हमें निकालना है पावर। तो पावर किसके बराबर होगी? F डॉट वी, इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट कराना है। तो F डॉट वी का डॉट प्रोडक्ट कराओ तो ये कितना बनेगा? 50, ये बनेगा -30 और ये बनेगा 120। तो इसका आंसर कितना आएगा? 140। तो इसका आंसर आ जाएगा 140। टू मैन विद वेट, टू मैन विद वेट in the ratio
weight in the ratio 5:3. Run up a staircase. Run up a staircase in times in the ratio 11:9. The ratio of power of first to the second, first to that of second is ऑप्शन ए है 15/11, ऑप्शन बी है 11/15, ऑप्शन सी है 11/9 और ऑप्शन डी है 9/11. In the ratio 5:3 run up a staircase in time in the ratio 11/9. तो पावर ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड बताना है. तो P1 अपॉन P2 को हम लिखेंगे mgh. स्टेयरकेस पे जा रहे हैं तो mgh अपॉन T1 यानी कि m1 अपॉन T1, और इधर लिखो T2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा m2gh. तो m1 अपॉन m2 जो हमें दिया है वो दिया है 5:3, तो ये तो हो गया 5:3, और T1 अपॉन T2 वो दिया है हमें 9/11. T1 अपॉन T2 ये दिया 11/9, तो ये हो जाएगा 9/11, तो ये हो गया 15/11. तो आंसर आ जाएगा 15/11 यानी कि ऑप्शन ए. हो गया तुम्हारा. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हम कल और परसों के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है.